To all of you. Good Good afternoon. afternoon, ma'am. Good afternoon, guys. Thank you so much for joining. Okay. So, before we start, let me guide you what you can expect from today's session, what all we are going to discuss. My agenda would be discussing all about CA course. And in that aspect also, मतलब अगर सीए के बारे में भी डिस्कशन करनी हो, हमारे पास ऑप्शन है कि हम सीए का करियर स्कोप डिस्कस करें, सीए के टास्क डिस्कस करें, उसके क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट वी वुड ओनली बी फोकसिंग ऑन कि इफ यू हैव डिसाइडेड टू डू सीए, तो सीए के कोर्स का प्रोसीजर क्या है. इट इज अ डिफरेंट डिस्कशन कि सीए का करियर स्कोप क्या है. वी कैन हैव अ सेशन ऑन दैट सम टाइम लेटर. आज हमारा फोकस होगा कि सीए के कोर्स का प्रोसीजर क्या है. सेकेंड, we would discuss about CA फाउंडेशन, जो फर्स्ट स्टेप है सीए क्लियर करने का. एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो अगर जून अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, अपकमिंग जून अटेम्प्ट के लिए, तो उसके लिए उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, what should be the route by which they should prepare for CA. So these would be the 3 topics we would be discussing today. एंड बीच बीच में हम लोग आपके और मेरे बारे में डिस्कशन करते रहेंगे अबाउट माय प्रोफाइल, अबाउट योर 12th क्लास. ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीए के कोर्स के प्रोसीजर के लिए. बच्चे सीए करने के लिए ना, देयर आर 2 रूट्स. एक रूट है आफ्टर 12th क्लास एंड एक रूट है आफ्टर बीकॉम, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन. अब अगर किसी पर्सन ने आफ्टर 12th क्लास सीए करनी है, तो सबसे पहला स्टेप होगा सीए फाउंडेशन. दिस इज द एंट्रेंस एग्जाम. एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद सेकेंड स्टेप होगा सीए इंटरमीडिएट. दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ एग्जाम. सीए इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आप लोगों की आर्टिकलशिप होगी. ये जो आर्टिकलशिप है, यही इस कोर्स को ब्यूटीफुल एंड इसका करियर स्कोप इतना ज्यादा बढ़ाती है. मतलब आप सबने सुना होगा कि सीए की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, एंड के रिसेशन के टाइम पे भी सीए के करियर की स्कोप अच्छी रहती है, बिकॉज सीएज आर द पीपल हु गाइड बिजनेसेस. उनको उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट को, उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, टैक्स कंप्लायंस को, ये सारी चीजें एक सीए श्योर करता है. तो इसका रीजन क्या है कि सीए इतनी वैल्यू क्यों ऐड कर पाता है किसी भी बिजनेस में? क्योंकि इट इज वन ऑफ द फ्यू कोर्सेज इन इंडिया जिसमें बच्चे को सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दी जा रही, 100% प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है. मतलब अगर आपने फाउंडेशन में अकाउंट्स के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, आपने लॉ सीखा, इंटरमीडिएट में आप लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ना है, जीएसटी पढ़ना है, उसके बाद 2 साल आप लोग एक सीए के साथ एज एन इंटर्न काम करोगे. इस 2 साल के बीच में आपको जो चीजें आपने थियोरेटिकली पढ़ी, सब कुछ प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाएगा. आप क्लाइंट के पास जाके ऑडिट करोगे, आप लोगों को के इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करोगे, उनकी जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करोगे, उनकी डेली बेसिस पे बुक कीपिंग करोगे, जो आप लोगों ने सीखा कि जर्नल एंट्री कैसे करनी है, लेजर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस कैसे करना है. ये सारी चीजें जो आप थियोरेटिकली पढ़ रहे हो, वो सब कुछ आप लोग प्रैक्टिकली करोगे. मतलब जस्ट लाइक अ डॉक्टर. जैसे अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस तक उनको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज होती है, एमबीबीएस करने के बाद उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है. बट सीए के कोर्स में इनबिल्ट है कि जब तक आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आप बिजनेसेस को गाइड नहीं कर सकते उनके इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए. सो देयर वुड बी 2 इयर्स आर्टिकलशिप. इस 2 इयर्स के आर्टिकलशिप के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे सीए फाइनल के लिए. तो अगर कोई स्टूडेंट 12th क्लास करने के बाद सीए शुरू करना चाहता है, तो उसे ये 3 स्टेप्स हैं बेसिकली. पहला स्टेप बोला जाता है सीए फाउंडेशन, दूसरा स्टेप बोला जाता है सीए इंटरमीडिएट, तीसरा स्टेप बोला जाता है
सीए फाइनल। बट सीए फाइनल के लिए एलिजिबल होने के लिए उसे एक और चीज करनी पड़ती है, 2 इयर्स की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। ये 2 इयर्स ऐसा नहीं है कि आप न्यू नॉलेज नहीं गेन कर रहे हो, जो आपने फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में सीखा आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर रहे हो, साथ साथ ही स्टूडेंट्स फाइनल की कोचिंग भी शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद फाइनल के एग्जाम्स देके द कोर्स इज कंप्लीट। अगर कोई स्टूडेंट बीकॉम रूट से आ रहा है, तो अगर कोई बीकॉम रूट से आ रहा है, ऑलरेडी ग्रेजुएट है, उसका बेसिक फंडामेंटल बिल्ड हो चुका है, ये स्टूडेंट को हम लोग बोलते हैं, आईसीआई में बोला जाता है डायरेक्ट एंट्री रूट। ये स्टूडेंट्स डायरेक्टली एलिजिबल हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए। तो अगर कोई ग्रेजुएशन कर चुका है, वो सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम देगा, उसके बाद बिल्कुल सेम प्रोसीजर, आर्टिकलशिप करेगा 2 इयर्स की, एंड देन ही और शी कैन डू सीए फाइनल। सो सबसे पहली चीज तो हमारे पास आज का क्वेश्चन ये था कि सीए के कोर्स करने का प्रोसीजर क्या है। सो दिस इज अ टिपिकल प्रोसीजर। ऑब्वियसली अगर कोई स्टूडेंट 12th क्लास से स्टार्ट करना शुरू करता है, उसके पास उसे कम टाइम लगेगा, बिकॉज सीए फाउंडेशन तो 3 मंथ्स का की बात है। आपने मार्च में अपने बोर्ड एग्जाम्स दिए, जून में आप सीए फाउंडेशन दोगे, उसके बाद आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाओगे। बट बीकॉम स्टूडेंट जो है, वो अगर सीए कर रहा है तो 12th के बाद उसने 3 साल बीकॉम में लगाए, उसके बाद वो 1 साल की तैयारी के बाद सीए इंटरमीडिएट लेवल पे जाएगा। सो दिस टेक्स मोर टाइम। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करती हूँ कि आप आफ्टर 12th सीए करो, बिकॉज यूथ में ना एक अलग एनर्जी और अलग फोकस होता है। सो आई क्लियर्ड माई सीए व्हेन आई वाज जस्ट 20 and half, एंड फॉर्चुनेटली आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट सीए एट दैट टाइम। एंड अब अगर मैं वो बैक स्टेप लेके, मतलब पीछे जाके सोचती हूँ कि how was I able to clear this, तो आई रियलाइज कि उस टाइम पे कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, कोई और मेंटल प्रेशर नहीं था। आई हैड ऑल माई फोकस, ऑल माई एनर्जी टुवर्ड्स सीए, दैट इज व्हाई आई कुड क्लियर इट। सो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को आफ्टर 12th वाला रूट ही रिकमेंड करूंगी। हाँ जी, तो मुझे प्लीज सारे स्टूडेंट्स कंफर्म करेंगे, एवरीवन, आयशा, क्रिश, मोहित, निखिल, रिथि, सक्षम एंड सोनू, यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। हमने बहुत सारा टू वे कम्युनिकेशन रखना है, कहीं पे भी आपको कुछ ना समझ आए, मतलब नाउ आई विल बी विद यू टिल सीए इंटरमीडिएट मोस्ट प्रोबेबली। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बहुत अच्छा टू वे कम्युनिकेशन रखो, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी डाउट आए, बिना हेजिटेशन के पूछो। एंड अगर आपको कोई लैंग्वेज बैरियर लगे कि कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, तो फील फ्री टू इन्फॉर्म मी, आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। एंड अगर किसी स्टूडेंट की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वो इन 3 क्वेश्चंस के अलावा कुछ डिस्कशन चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, डू लेट मी नो अबाउट दैट ऑल्सो। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास कि सीए फाउंडेशन के बारे में। तो बच्चे सबसे पहले तो सीए फाउंडेशन में देर आर टोटल 4 पेपर्स। मैं चारों पेपर्स को अच्छे से समझाती हूँ। फर्स्ट पेपर था सीए पेपर है सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, सेकंड पेपर है लॉ, थर्ड पेपर है इकोनॉमिक्स, एंड फोर्थ पेपर है मैथमेटिक्स। जो सीए का कोर्स है, उसमें आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आपको डिग्री देता है। जैसे कि आपकी 12th क्लास की डिग्री आपको सीबीएसई बोर्ड से मिलेगी, बिल्कुल वैसे ही जो सीए की डिग्री है आपको आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से मिलेगी। सीए फाउंडेशन करने के लिए आपके 4 पेपर होंगे, एंड ये फिक्स डेट शीट है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे 12th में आपकी डेट शीट आती है एग्जाम से पहले, आईसीआई में आपको सिर्फ ये बताया जाता है कब आपके एग्जाम शुरू हैं। जैसे भी उन्होंने रिसेंटली बताया कि 12th जनवरी से एग्जाम शुरू है,
इसका मतलब 12 जनवरी अकाउंट्स का पेपर है, 14 जनवरी एक दिन की लीव मिलती है, लॉ का पेपर है, 16 जनवरी मैथ का पेपर है, एंड 18 जनवरी इकोनॉमिक्स का पेपर है। ऐसे फिक्स है कि आपको हर पेपर में सिर्फ एक दिन की ही लीव मिलेगी, एंड पूरे पेपर्स की सीक्वेंस भी फिक्स है। सो ऑब्वियसली इतने सारे सिलेबस को एक दिन में रिवाइज करना बहुत बड़ा टास्क है। तो हम स्पेशली जब क्लास में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आपने इस तरीके से पढ़ना है कि आप लास्ट डे की तैयारी कर रहे हो, कि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन में 4-5 महीने जो आपने सीए फाउंडेशन की तैयारी करनी है, आपने कुछ ऐसे नोट्स बनाने हैं कि आपको ये पता हो कि जो मुझे लास्ट 24 आवर्स मिलेंगे रिवाइज करने के लिए, मैंने वो लास्ट 24 आवर्स में सारे सिलेबस को कैसे ग्रास्प करना है। वो सबसे बड़ा स्किल है जो कि आपको सीए में सीखना पड़ता है। आई डोंट नो कि आप लोगों को बिलीव होगा कि नहीं, तो जब मैंने अपना सीए का एग्जाम दिया था तो हमारे एंट्रेंस एग्जाम के टाइम एक ही दिन में हमने चारों पेपर दिए हुए हैं। सो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता था सारे सिलेबस को इकट्ठा मैनेज करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल आपको एक सीए में सीखने को मिलेगा कि इतनी सारी चीज आप मैनेज कर रहे हो। उसके लिए हम थ्रू आउट द कोर्स तैयारी करेंगे। अब सबसे पहले आया अकाउंट्स का पेपर। अकाउंट्स का पेपर एक सब्जेक्टिव पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें अप्रोक्सीमेटली 90 मार्क्स की के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, एंड सिर्फ 10 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस होंगे। 2 थ्योरी क्वेश्चंस, जिसमें से भी शायद आपको 5 मार्क्स का ये अटेम्प्ट करना पड़े, कई बार 5 मार्क्स का आप चॉइस की तरह भी निकल जाता है। पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। लॉ का पेपर अगेन सब्जेक्टिव पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, एंड इसे भी सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे। बट मैथ्स का पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा। आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और चारों में से कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करना होगा, एंड मैथ्स का 100 मार्क्स का पेपर होगा और आपको इसके लिए सिर्फ 2 आवर्स मिलेंगे। तो मैथ्स के पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं और 1 मार्क, और आपको अप्रोक्सीमेटली 120 मिनट्स, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। इकोनॉमिक्स का भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, ये भी 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 आवर्स का। अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि इकोनॉमिक्स और मैथ इन दोनों सब्जेक्ट्स में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब कि अगर किसी स्टूडेंट ने लेट से सिर्फ गेस वर्क से एबीसी में से कोई एक ऑप्शन टिक कर दिया, तो अगर उसका आंसर गलत है उसके नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे उसे। फॉर एग्जाम्पल लेट से आयशा एग्जाम देने आई एंड आयशा ने टोटल 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। उसे 100 में से 80 क्वेश्चंस आते थे, उसने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट, 80 में से उसके 65 क्वेश्चंस करेक्ट हैं एंड 15 क्वेश्चन गलत। तो अब उसका स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा? उसे 65 क्वेश्चंस के लिए तो 1 मार्क मिल जाएगा, 15 क्वेश्चंस के लिए उसके 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि उसके मार्क्स होंगे 65 माइनस 3.75 विच इज 61.25। तो शी विल गेट 61.25 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको मैथ्स और इकोनॉमिक्स में मतलब अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ये नहीं सोच के चलना कि ये तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर में कंसेप्ट क्लैरिटी और ज्यादा अच्छे से चेक होती है, स्टेप मार्किंग का बेनिफिट नहीं मिलता। हमें अकाउंट्स और लॉ में स्टेप मार्किंग का बेनिफिट मिल जाता है, बट इकोनॉमिक्स और मैथ में वैसा नहीं होता। तो हमें हर सब्जेक्ट में ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। इस चीज के ऊपर फोकस करना है। नाउ नेक्स्ट चीज, मैम ने इतना सारा डरा दिया कि अच्छा ये डेट शीट डिफिकल्ट है, सिर्फ एक ही दिन में सारी तैयारी करनी है। फिर मैम ने डरा दिया कि एक क्वेश्चन के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट ही मिल रहा है। फिर मैम ने डरा दिया कि नेगेटिव मार्किंग होगी। एक और चीज, पासिंग क्राइटेरिया क्या है? तो पासिंग क्राइटेरिया है आपको हर एग्जाम में पास होने के लिए मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए, एंड आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए। मतलब कि मान लो किसी बच्चे का
अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग है, उसके अकाउंट्स में 90 मार्क्स हैं, उसके लॉ में 70 मार्क्स हैं, उसके मैथ में 60 मार्क्स हैं, बट उसका इकोनॉमिक्स वीक है, इकोनॉमिक्स में 39 मार्क्स हैं, तो ये स्टूडेंट फेल हो जाएगा। क्योंकि हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। मतलब एक बेसिक एक्सपर्टीज आईसीआई एक्सपेक्ट करता है कि हर सब्जेक्ट की एक बेसिक नॉलेज आप लोगों को जरूर हो। तो हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेने हैं। सेकेंड, आपका टोटल 50% चाहिए चाहिए। मतलब कि मान लो मैं सारे सब्जेक्ट में एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे अकाउंट्स में 45 मार्क्स, लॉ में 48 मार्क्स, मैथ्स में 52 मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स में 46 मार्क्स हैं, स्टूडेंट विल आल्सो फेल, क्योंकि इसका टोटल जो है वो 50% नहीं बना। तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा, हर सब्जेक्ट की एक बेसिक नॉलेज, एंड कुछ सब्जेक्ट आपके इतने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हों कि वो आपका एग्रीगेट टुवर्ड्स 50% लेके जाए, तब आप जाके पास हो गए। अब मैम जब इतना सारा डरा दिया, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब हाउ डू आई थिंक आई कैन हेल्प यू और आरएमएस कैन हेल्प यू ये इतने बड़े चैलेंज को सॉल्व करने में। तो बच्चे, सबसे पहले अकाउंट्स और लॉ, ये दो सब्जेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 200 मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आई वुड बी टीचिंग यू दीज टू सब्जेक्ट्स। हम क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन से मेरा मतलब कुछ चैप्टर्स तो ऐसे होते हैं जैसे 11th और 12th के कॉमन चैप्टर्स हैं, जैसे पार्टनरशिप अकाउंट्स आप 11th और 12th में भी पढ़ रहे हो, और पार्टनरशिप अकाउंट्स आप लोगों को सीए फाउंडेशन में भी आएगा। सिमिलरली कंपनी अकाउंट्स आप 12th में भी पढ़ोगे, और कंपनी अकाउंट्स सीए फाउंडेशन में भी आएगा। तो इन टॉपिक्स में तो आपको बेस बिल्ड करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको आईसीआई के क्वेश्चंस करवाऊंगी, फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। फिर आईसीआई एक आरटीपी और एमटीपी इशू करता है, रिविजन टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर। जब से सीए फाउंडेशन का कोर्स शुरू हुआ है, तब से लेके अब तक के सारे ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के आरटीपी एमटीपी, सारे क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस किए जाएंगे। जीरो क्रैमिंग होगी। जो आप 12th में पढ़ रहे हो, आप लोगों को खुद ऐसा लगेगा कि अभी तो शायद हमने कुछ अकाउंट को समझा ही नहीं था। अगर आपको ऑलरेडी अकाउंट से, जैसे मैंने सीए इसलिए शुरू की थी क्योंकि मुझे अकाउंट से प्यार ही हो गया था। आई जेन्युइनली जस्ट फेल इन लव विद अकाउंट्स जब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ा। और शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सीए इसीलिए शुरू करते हैं। तो जब आप सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स पढ़ोगे, आपको लगेगा अरे मैंने तो अभी कंसेप्ट समझा ही नहीं था, कि मुझे तो और ज्यादा अब चीजों की समझ आ रही है कि कैसे आपको जर्नल एंट्री से डायरेक्टली बैलेंस शीट तक की स्टोरी समझ आ जाएगी, कि कोई जर्नल एंट्री से चीज बैलेंस शीट में कैसे पहुंचती है। तो इतनी इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंड जो नए चैप्टर्स ऐड होंगे, फॉर एग्जांपल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ चैप्टर सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, बोनस इशू, राइट इशू, ऐसे टॉपिक्स हम लोग न्यू टॉपिक्स करेंगे। इसके लिए पहले मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी आपकी बेस बिल्डिंग के लिए। उसके बाद हम लोग आईसीआई प्रीवियस ईयर आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चन करेंगे। तो ये प्रोसेस के साथ हम लोग चलेंगे। और अकाउंट्स, अब लॉ के लिए क्या करेंगे? कुछ स्टूडेंट्स थ्योरी सब्जेक्ट से थोड़ा सा डरते हैं, स्पेशली जैसे मैंने बोला कि बच्चों को अकाउंट से प्यार ही हो जाता है, तो मैं खुद भी एक ऐसी स्टूडेंट थी जिससे कि प्रैक्टिकल चाहे 4-5 घंटे पढ़ा लो, पर थ्योरी पढ़ने में नींद आ जाती थी, मन नहीं लगता था। तो जब मैंने सीए क्लियर की, उसके बाद आई प्रैक्टिस्ड, मैंने एज अ सीए प्रैक्टिस किया फॉर 4 to 5 years। उसमें मेरा मेन काम ही लॉ की कंप्लायंस देखना था। तो उस टाइम पे ना मुझे लॉ की प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छे से मिली, क्योंकि जब क्लाइंट्स को गाइडेंस देनी होती थी, तो छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। मतलब मेरे एक डिसीजन के बेसिस पे क्लाइंट को हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ सकता था। तब मैंने लॉ को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली समझा। तो हम लॉ को प्रैक्टिकली ही पढ़ेंगे क्लास में, जैसे आप लोगों को 12th क्लास में केस स्टडीज आती है बिजनेस स्टडीज में, यहाँ पर भी आपका 90% पेपर जो होगा वो केस स्टडी बेस्ड होगा। आपको एग्जामिनर बना देगा जज, आपको बोलेगा ये दो लोगों में लड़ाई हो गई है, ये दो पार्टनर्स हैं, आप इनका डिस्प्यूट सॉल्व करो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। आपको बोलेगा कि ये कंपनी है, इस कंपनी में ये चीज हुई है, आप बताओ डायरेक्टर्स की पर्सनल लायबिलिटी है या फिर नहीं। इस तरीके से हम केस स्टडीज पढ़ेंगे और क्लास में डिस्कस किया करेंगे। सिमिलरली लॉ पढ़ने को भी थियोरेटिकली इसी तरीके से पढ़ के, प्रैक्टिकल तरीके से ही पढ़ के, फिर हम ये सारे टाइप के क्वेश्चन आईसीआई की बुक के, प्रीवियस ईयर आरटीपी एमटीपी, ये सब कुछ आपकी क्लास में ही। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स।
अब कुछ स्टूडेंट्स ये सिर्फ सीए से सब में सबसे ज्यादा डरते हैं मैथमेटिक्स से, मतलब कुछ बच्चों को फोबिया ही होता है मैथ्स। ऐसा है हमारे कोई क्लास में कि फोबिया ही मैथ्स का, कि मैम मैथ्स से बचने के लिए ही तो कॉमर्स फील्ड लिया था? इज देयर एनीवन? नहीं है, ठीक है। मोहित, मैं आपका डाउट भी लेती हूँ एट द एंड ऑफ द सेशन। तो मैथ से डरने की ओके। वैसे बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ के पेपर को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है कोर मैथ, एक है लॉजिकल रीजनिंग, जो कि बेसिकली आपका आईक्यू चेक करते हैं। जैसे आप वीडियो गेम्स खेलते हो ना, उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, आपका आईक्यू चेक होता है। एंड स्टेटिस्टिक्स, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ी रहे हो। मैथ की वेटेज होगी 40 मार्क्स, एलआर की वेटेज होगी 20 मार्क्स, और स्टैट्स की वेटेज होगी 40 मार्क्स। इन 40 मार्क्स में से भी 30 to 35 मार्क्स का पेपर तो 1 to 10th का सिलेबस ही है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एपीजीपी, देन इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारे चैप्टर उसकी वेटेज है 30 to 35 मार्क्स। 5 to 10 मार्क्स की वेटेज है इंटीग्रेशन की, सॉरी कैलकुलस की, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अगर किसी स्टूडेंट के पास 11th 12th में मैथ था, उसे तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप कैलकुलस पढ़ो। अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि अगर किसी के पास 11th 12th में मैथ नहीं था, इस टॉपिक को मत पढ़ो, क्योंकि ये टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 महीने चाहिए अच्छे से इस टॉपिक को समझने के लिए। बट इसकी वेटेज सिर्फ 5 to 10 मार्क्स है। तो बेटर है कि हम वो एनर्जी इस टॉपिक को डिवोट करें। देन लॉजिकल रीजनिंग, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको क्वेश्चन आएंगे जैसे कि ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स की सिस्टर है वाई, वाई के ब्रदर है एम, एम के मदर है ए के हस्बैंड है बी, तो एक्स और बी का क्या रिलेशनशिप है, इस टाइप की क्वेश्चंस। या डायरेक्शंस, अगर मैं आपको बोलूं कि मिस्टर ए इस पॉइंट पे खड़े हैं, तो वो नॉर्थ साइड गए 10 किलोमीटर्स, फिर उन्होंने लेफ्ट टर्न ले लिया, फिर उन्होंने राइट टर्न ले लिया, फिर वो 5 किलोमीटर्स ईस्ट गए, तो अपने करंट पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन में कितना डिफरेंस है, इस टाइप के क्वेश्चन। देन आपको आएगा स्टैट्स, जो कि आप ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ रहे हो, बिल्कुल सेम वही सिलेबस है। कोरिलेशन, रिग्रेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स हैं। बट ऑब्वियसली यहाँ पे हमें बहुत अलग तरीके से स्टार्ट पढ़ना पड़ेगा। अभी आप लोग पढ़ रहे हो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, सीए में आप लोग पढ़ोगे एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से, कि कैलकुलेटर को कैसे फास्ट यूज करना है, मुझे शॉर्टकट्स कैसे लगाने हैं कि मेरा क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो पाए। तो उस पर्सपेक्टिव से हम लोग स्टार्ट की प्रैक्टिस करेंगे। मैथ और एलआर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा बाय अश्विनी सर। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैथ पढ़ रहे हैं, दे ऑलरेडी नो कि अश्विनी सर कैसा पढ़ाते हैं। स्टैट्स आप लोगों को पढ़ाएंगे रश्मि। लास्ट पेपर है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में तीनों टॉपिक्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है, एंड इंडियन इकोनॉमी भी। मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th से थोड़ी सी डिफरेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल डिटो जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा वही वर्ड टू वर्ड रिपीट होगा। एंड सेम फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो इस सब्जेक्ट की वेटेज भी 100 मार्क्स है, एंड ये भी आपको रश्मि मैम पढ़ाएं। तो मैं आपको एक्चुअली बताना क्या चाह रही हूँ, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहती थी कि सीए फाउंडेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या पासिंग क्राइटेरिया है, किस टाइप का एग्जाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन मैंने सेकंड चीज के ऊपर जो फोकस किया कि हाउ एक्चुअली आरएमएस इज गोइंग टू हेल्प यू, कि आप अपना गोल अचीव करो, कि आप अपना सीए करने का ड्रीम अचीव करो। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपको बहुत ज्यादा फोकस मिलेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे, बिकॉज ऑल द टीचर्स आर एक्सपर्ट इन देयर वर्क। आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 2019, एंड लकीली मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट ने ही का ही ऑल इंडिया रैंक आया था। निहारिका ने ऑल इंडिया रैंक सिक्योर किया था। मेरे सेकंड जो इंटरमीडिएट का बैच था, उसमें हमारी एक स्टूडेंट ने ट्राई सिटी में सेकंड रैंक सिक्योर किया था, प्रीति ने। सो आई हैव बीन ब्लेस्ड विद ग्रेट स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से सेम अश्विनी सर एंड रश्मि मैम, हमारा
पास्ट रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है एंड आपके पास बेस्ट फैकल्टी है जो कि क्लास में पूरा पूरा फोकस करेगी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। सेकंड वुड बी, सेकंड चीज जो आपको यहाँ से मिलेगी इज एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे जी मेक श्योर कि उसका कोई और क्वेश्चन बचे ही ना, उसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लें। ये जो मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक दिन में सिलेबस को मैनेज करना। एक दिन में सिलेबस को मैनेज करने में अब आईसीआई ने ऐसा क्यों टाइम टेबल बनाया कि भाई एक ही छुट्टी मिलेगी, इतना सारा सिलेबस दे दिया। और ऐसा नहीं कि ये चीज सिर्फ सीए फाउंडेशन में है, ये इंटरमीडिएट में भी है, ये फाइनल में भी है। तो आईसीआई ना अपने ये स्किल बिल्ड करना चाहता है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो। क्योंकि जब डेडलाइंस आएंगी, एक ही डेट होगी आईटीआर फाइल करने की, इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट होगी, आपने अपने सारे क्लाइंट्स की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है, उनका पीएनएल और बैलेंस शीट फाइनल करना है, सबसे फाइनलाइजेशन करवानी है, इतने सारे काम को मैनेज करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप उसमें कोई भी गलती नहीं कर सकते। जो अकाउंटेंट होता है, जो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्यूरेसी। मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 100 रुपीज और 110 रुपीज, ये 10 रुपए के डिफरेंस को भी बहुत बड़ा माना जाएगा। तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये दो चीजें ऐसे सिखाना चाहता है। तो ये हम लोगों ने कैसे सीख लेनी है, जब हमने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली तो हमें ऑब्वियसली नंबर ऑफ रिविजन कम चाहिए होंगे। एंड मैं हमेशा स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ कि आपका काम होना चाहिए कि आप अपना कंटेंट ना मिनिमाइज करते रहो। जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम पढ़ाया, हमने अकाउंट्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर जब मैं आपको बोलूंगी ना कि आपका टेस्ट शेड्यूल्ड है, तो आपने क्या करना होगा कि जो क्वेश्चंस आपको टेस्ट की तैयारी करते हुए ऐसे लगा कि ये तो सुपर इजी क्वेश्चन है, ये तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो ना, क्वेश्चन 3 कैटेगरीज का हो सकता है। मैं जब सीए फाइनल में थी तब मैंने खुद ये शॉर्टकट बनाया था। तो या तो मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, या तो वो एक ऐसी कैटेगरी का होगा कि मुझे क्वेश्चन बड़ा ही इजी लगा, मुझे लगा ये बकवास, मेरा टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन दूं, पार्टनरशिप अकाउंट्स कर लिया आप लोगों ने 12th में? Yes, ma'am. गुडविल की बेसिक कैलकुलेशन का कोई क्वेश्चन दूं मैं आप, या फिर मैं आपको क्वेश्चन दूं एडमिशन ऑफ पार्टनर में, सिंपल सी जर्नल एंट्रीज हुई है, लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई, डेटर्स की वैल्यू कम करनी है, प्रोविजन क्रिएट करनी है, कोई अनफॉर्सिन लाइबिलिटी आ गई, एंड न्यू पीएसआर कैलकुलेट करो, आपको ये चीजें बहुत इजी लगेंगी। तो ये क्वेश्चंस ना मेरा टाइम वेस्ट करते हैं, इन क्वेश्चंस को क्रॉस कर दो। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि यार ये तो, इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है, ये मुझे जरूर एक बार और सॉल्व करना है। तो उस पर हम लोग मार्क करेंगे 2, कि मुझे एग्जाम से पहले, नेक्स्ट टेस्ट से पहले ये क्वेश्चन जरूर करके देखना है, ये क्वेश्चन में मैं मेरे से पहली बार में सॉल्व नहीं हुआ। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसमें कोई नई चीज तो नहीं है, बट मुझे उसमें ऐसा लगा कि उसकी एक एडजस्टमेंट ऐसी है जो कि डिफरेंट थी, जिसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हुई थी, जिसमें मुझे टाइम लगा सॉल्व करने में। इसे हम मार्क करेंगे रीड। तो जब भी आप कोई भी, हमने क्लास में पूरा सिलेबस कर लिया, उसके बाद आपका टेस्ट शेड्यूल हुआ, टेस्ट के टाइम आप सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली दोबारा सॉल्व करोगे। तो तब आपके पास से 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एक जो आपको बहुत इजी लग रहे हैं, एक जो आपको इतने इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि आपको एक बार जरूर करके देखने हैं, एक एक जिनमें सिर्फ एक आधी चीज इंपॉर्टेंट है, हमने इसे पढ़ना है, हमने उस क्वेश्चन के ऊपर स्टार मार्क करके लिख लिया है कि इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है, ये मेरे से बार बार गलती होती है, मुझे इस बात का ध्यान रखना है। मैं कई बार मैं डेथ ऑफ पार्टनर में ये जर्नल एंट्री गलत कर देती हूँ, तो मुझे इसका ध्यान रखना है। तो पहली बार आप लोगों ने ऐसा करना है। फिर जब मैं आपका सेकंड टेस्ट लूंगी, तो आप लोग अब ये वाले क्वेश्चन तो करोगे ही नहीं, आप सेकंड और थर्ड कैटेगरी वाले क्वेश्चन करोगे। इसमें फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकलेंगे जो कि आपको लगेंगे इजी है सेकंड टाइम करने में, तो हम उनको भी क्रॉस कर देंगे। सिमिलरली फिर जब आपका फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट होगा, फिर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस लगेंगे जो आपको लगा कि इजी है, उनको भी आपने क्रॉस कर देना है। तो एग्जाम डे वाले दिन आपके पास अप्रोक्सीमेटली 50-60 क्वेश्चन ही बचेंगे, कि बस मुझे ये 50-60 क्वेश्चन करके जाने हैं और मैं एग्जाम के लिए तैयार हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको ईजी लग रहे थे। तो दिस इज द प्रोसेस वी विल फॉलो, जो मैंने आपको बोला कि पहले दिन से ही हम तैयारी करेंगे लास्ट दिन की। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ना, एंड इस चीज को सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगी टेस्ट सीरीज। बहुत बहुत ज्यादा टेस्ट होंगे आप लोगों के, मतलब आप परेशान ही हो जाओगे, इतने ज्यादा टेस्ट होंगे।
हर चैप्टर खत्म होने के बाद ऑब्वियसली टेस्ट होना ही होना है। हर चैप्टर खत्म होने के बाद रिविजन सेशन होना ही होना है। उसके बाद जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया, पहले मॉड्यूल वाइज टेस्ट होगा। मॉड्यूल वाइज टेस्ट का मतलब अकाउंट्स के जैसे 2 बुक्स हैं तो अकाउंट्स की पूरी बुक 1 का टेस्ट, फिर उसके बाद अकाउंट्स की बुक 2 का टेस्ट, सिमिलरली लॉ का 50-50% सिलेबस का टेस्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स का टेस्ट, एलआर का टेस्ट, इस तरीके से मॉड्यूल वाइज के बाद फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जस्ट बिफोर आईसीआई एग्जाम। बिल्कुल आईसीआई के पैटर्न पर ही, बिल्कुल आईसीआई वाली डेट शीट के जैसे ही सेम टाइमिंग पे 2 to 5 आपका फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट होगा, ताकि जो गलतियां एक बच्चा एग्जाम में करे वो उसे पहले से ही पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन मुझे चॉइस में छोड़ना चाहिए था, कौन से उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, कौन से उसके वीक एरियाज हैं, सब कुछ उसे पहले से ही पता हो। तो इस तरीके से आपकी एक टेस्ट सीरीज होगी। दिस इज हाउ वी वुड बी स्टडिंग। ठीक है, जिससे हम ये कोशिश करेंगे सारे चैलेंजेस मीट करने की। तो मैं दोबारा से बिल्कुल फर्स्ट पेज पे आ रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, दैट सक्सेस इज नॉट प्रिडिक्टेबल। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स जो मैंने 2018 में पढ़ी थी जब मैंने काम शुरू किया था। तो मुझे ना तब उसका मतलब उतने अच्छे से समझ नहीं आया था। तो एक हमारे ऑफिस में किसी आईबीएस की फैकल्टी ने विजिट किया था, उनको बहुत पसंद आई ये कोट। उन्होंने मुझे और डिटेल में एक्सप्लेन की कि सक्सेस इज नॉट प्रिडिक्टेबल। सॉरी, मैंने रिवर्स लिखा। उन्होंने लिखा था सक्सेस इज नॉट एक्सीडेंट। सक्सेस कोई एक्सीडेंटल नहीं होती। ऐसा नहीं कि कोई पर्सन बाय चांस ही सक्सेसफुल हो गया। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं हो कि वो बाय चांस ही सक्सेसफुल हो गया। इट इज प्रिडिक्टेबल। सक्सेस को इजीली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। आप लोग डेफिनेटली अपने आसपास ऐसे कुछ स्टूडेंट्स देखते होंगे, ऐसे कुछ लोग देखते होंगे, आपको लगता है कि यार ये पक्का लाइफ में सक्सेसफुल होगा, ये पक्का लाइफ में आगे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल MS धोनी। हाँ भाई, MS धोनी तो बहुत लेट बना, विराट कोहली तो बहुत लेट बना, बट जो लोग उन्हें स्कूल टाइम से जानते थे उनको तब भी उसमें वो स्पार्क दिखता होगा। उनको लगता होगा कि हाँ ये बंदा डिजर्विंग है, ये बहुत दूर तक जाएगा। तो सक्सेस कोई एक्सीडेंटल चीज नहीं है, इसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है आपकी हैबिट से, आपके डिसिप्लिन से, आप कितना टाइम दे रहे हो अपने गोल की तरफ, उससे प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं। बात है सिर्फ सही तरीके से स्ट्रैटेजाइज करने की, सही तरीके से गाइडेंस मिलने की, कि जो आपने चीज करनी है उसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए, उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। एंड वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू इन सीए जर्नी कि आप उस चीज को कैसे स्ट्रैटेजाइज कैसे करो। तो राइट नाउ हम लोगों ने अपना पहला टॉपिक डिस्कस कर लिया कि सीए कोर्स करने का क्या प्रोसीजर है। हम लोगों ने सेकंड टॉपिक डिस्कस कर लिया कि सीए फाउंडेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या चैलेंजेस हैं। पहले मैंने आपको सारे चैलेंजेस एक्सप्लेन किए, फिर उन चैलेंजेस को हमने कैसे मीट करना है, उससे डरना नहीं है, क्योंकि सीए के कोर्स की बड़ी वैल्यू है। तो उसकी वैल्यू इसीलिए है क्योंकि हर कोई सीए नहीं बन सकता, कोई कोई ही सीए बन सकता है। तो उन चैलेंजेस को मीट कैसे करना है उसकी स्ट्रैटेजी हम लोगों ने डिस्कस की। द लास्ट क्वेश्चन दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इज कि जो बच्चे अभी 12th में हैं वो अभी से क्या कर सकते हैं ताकि वो जोन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाए। अब इसमें बीच में एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। मुझे मोहित ने एक डाउट शेयर किया कि मैम आप मुझे बताओ सीपीए के बारे में कि सीपीए क्या होती है। तो मोहित, सीपीए का फुल फॉर्म है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो जो काम इंडिया में एक सीए कर सकता है, हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। मैंने बोला था कि एक डिफरेंट डिस्कशन है कि सीए के क्या राइट्स हैं, कि सीए के क्या ड्यूटीज है, सीए का काम क्या होता है बेसिकली। तो सीए का काम होता है बुक्स में जो बुक्स बनाई गई हैं उन बुक्स को चेक करना कि क्या ये बुक्स ठीक है, क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसका ऑडिट करना, उसमें इनकम टैक्स जीएसटी की कंप्लायंस देखना, कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस देखना। तो जो काम इंडिया में एक सीए करता है बिल्कुल वही काम यूएस में एक सीपीए करता है। तो दोनों बिल्कुल सेम चीजें ही हैं। इंडिया में इंडिया की कंपनी के ऊपर अगर आपको स्टैंप एप्लीकेबल होगी तो सीए की स्टैंप एप्लीकेबल होगी, उसकी वैलिडिटी होगी। एंड सिमिलरली अगर यूएस में कोई बिजनेस कर रहा है, उसे किसी भी चीज के ऊपर सर्टिफिकेशन करवानी है तो उसमें सर्टिफिकेशन सीपीए की चलेगी। अब अनदर इंटरेस्टिंग चीज, सीए की डिग्री देता है आईसीआई। आईसीआई इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है।
जैसे कि आप में से जो भी क्रिकेट पसंद करता है, तो बीसीसीआई इंडिया की बिगेस्ट क्रिकेट बॉडी है। वर्ल्ड की बिगेस्ट क्रिकेट बॉडी है। आईसीआई वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है। तो इसकी ना पॉलिटिकली भी एंड अदरवाइज भी बहुत वैलिडिटी है, इसकी बहुत से है वर्ल्ड में। तो अगर कोई बच्चे ने सीए कर ली है, लेट्स से मैंने सीए कर ली एंड अब मैं यूएस शिफ्ट होना चाहती हूँ, मैं सीपीए करना चाहती हूँ, तो आईसीआई और सीपीए का टाई अप हो रखा है। मुझे सीए करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 पेपर्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और उसके बाद मेरे पास सीपीए का लाइसेंस भी आ जाएगा। क्योंकि जो अकाउंट्स के रूल्स हम लोग सीए में सीख रहे हैं, जो कॉस्ट अकाउंट्स हम यहाँ पे सीख रहे हैं, बिल्कुल सेम चीज ही है वहां पे भी। अकाउंट्स करने का तो सारी दुनिया में तरीका डबल एंट्री ही है। वहां के लॉ की नॉलेज एक्स्ट्रा होगी, वहां के टैक्स की नॉलेज एक्स्ट्रा होगी। सिमिलरली कुछ बच्चे ना यूके का कोर्स भी करते हैं, शायद आप में से किसी ने सुना हो एसीसीए। एसीसीए भी करते हैं। तो आईसीआई का एसीसीए के साथ भी टाई अप है। अगर कोई बच्चे ने सीए कर ली है, तो वो एसीसीए भी कर सकता है, उसके लिए भी उसे सिर्फ 4 to 5 पेपर्स ही देने हैं। तो क्योंकि आईसीआई वर्ल्ड में इतनी कमांड होल्ड करता है, उसकी इतनी से है प्रोफेशनली, तो सीए करने के बाद आप इन दोनों डिग्रीज को भी शॉर्टकट में ले सकते हो, सिर्फ 2 3 एक्स्ट्रा पेपर्स देके ले सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप पहले सीए ही करो, अनलेस कोई स्टूडेंट का फिक्स है कि उसने इंडिया में रहना ही नहीं है, उसने आउट ऑफ इंडिया रहना है। दिस ओनली मेक सेंस अगर आपने ये डिसाइड कर रखा है कि आपके पास पीआर है किसी और कंट्री के और आप वहां शिफ्ट होना चाहते हो। अदरवाइज आपको पहले सीए ही करनी चाहिए। बाय चांस फ्यूचर में प्लान बनता है, आप किसी और कंट्री में शिफ्ट होते हो, तो आप इनमें से कोई भी डिग्री ले सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि रेकमेंड करते हैं कि नहीं, पहले सीपीए या पहले एसीसीए कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये कंपैरेटिवली इजियर कोर्सेज हैं। ये इजियर कोर्सेज हैं तो इनकी वैल्यू भी कम है, एंड कोई खास करियर स्कोप भी नहीं है। ये सिर्फ इंडिया में अकाउंटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। ऑब्वियसली इनको इंडिया के लॉ की नॉलेज नहीं है, इनको इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम की नॉलेज नहीं है। तो ये इंडियन कंपनी में सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग क्या सपोर्ट दे सकते हैं, और कोई सपोर्ट नहीं दे सकते। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी। मैम मैं ये एक डिस्कशन और करनी थी। जैसे मैं हाँ सीए इंटर तक करके फिर सीपीए करूँ तो उसमें कुछ। आपकी वॉइस क्रैक कर रही है, कैन यू प्लीज मैसेज में इन द चैट बॉक्स। ये हाँ। हाँ जी। इसके अलावा किसी को भी कोई और डाउट हो, सोनू, सक्षम, रिद्धि और एनीवन एल्स? हाँ जी रिद्धि बोलो। मैम जैसे आपने कहा हम एक क्वेश्चन को लाइक इजी, टफ और मॉडरेट में क्लासिफाई कर सकते हैं एंड इजी वालों को फिर छोड़ सकते हैं। बट मैम आपको नहीं लगता एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम इजी क्वेश्चन करना ज्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन द टफ वन, तो उसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? बच्चे, ड्यूरिंग एग्जाम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब आपको पेपर आप दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, आपका अप्रोच यही होना चाहिए कि आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करो। बट ड्यूरिंग प्रेपरेशन जो भी स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है एंड कुछ वर्ल्ड में बहुत किसी चीज में एक्सेल करना चाहता है, तो वो ड्यूरिंग प्रेपरेशन डिफिकल्ट काम करेगा। मान लो मैं विराट कोहली हूँ, मैं क्रिकेट की तैयारी कर रही हूँ, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने जाऊंगी, तो मैं पहले वो वाला काम सीखूंगी जो मेरी वीकनेस है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे कंपेटिटर्स है ना, वो मेरे कंपेटिटर्स उसी चीज को टारगेट करेंगे। तो मैंने पहले उस चीज के ऊपर फोकस करना है जो मेरी वीकनेस है। तो तभी मैंने बोला ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप लोगों ने उन चीजों को इंपॉर्टेंट मार्क करना है जो आपको डिफिकल्ट लग रही है, क्योंकि जो आपको इजी लगती है वो तो आपको आती हैं। एंड जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को बार बार कर रहे हो, आपने पहले उसे क्लास टेस्ट के टाइम प्रिपेयर किया, फिर मॉड्यूल टेस्ट के टाइम दोबारा सॉल्व किया, फिर फुल सिलेबस टेस्ट के टाइम दोबारा सॉल्व किया, तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको धीरे धीरे इजी लगने लग जाएंगे। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। सो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट। ओके मैम। मोहित, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आई नीड टू चेक, मैं आपको चेक करके कंफर्म करती हूँ, बट आई थिंक जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सीपीए कम की है, उन सब ने सीए करने के बाद सीपीए की है। सीए इंटरमीडिएट के बाद आई हैव नॉट हर्ड किसी ने सीपीए की हो, बट मैं फिर भी चेक करके बताती हूँ। ओके मैम।
ओके, तो अब हम आते हैं हमारे लास्ट और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि लास्ट क्वेश्चन वाज आप लोग 12th के साथ साथ ही सीए कैसे मैनेज। अब अकाउंट्स में सबसे पहले अकाउंट्स का पेपर आता है जो 12th की और अकाउंट्स इसके कॉमन टॉपिक्स है। मैं ना सारा सिलेबस लिखने वाली हूँ। तो पहला टॉपिक आता है अकाउंट्स में जर्नल, मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस। एक्चुअली चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। इस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सो बेसिकली सारा 11th क्लास का ही सिलेबस है। जो पूरा अकाउंट्स बनाने का प्रोसेस है वो इसमें सिखाया जाता है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी 11th में कर रखा है। अगर ये टॉपिक आपका स्ट्रांग है तो भी ठीक है, अगर वीक है तो भी ठीक है। अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, अभी हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। एक आपको चैप्टर आएगा बीआरएस, एक आएगा डेप्रिसिएशन और एक आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये तीनों चैप्टर्स मैंने ही आप लोगों को करवाने हैं। चाहे आपने 11th में अच्छे से किए हैं चाहे नहीं किए, मैं बिल्कुल फ्रेशर की तरह आपको ये तीनों चैप्टर्स करवाऊंगी। तीनों चैप्टर्स की अच्छी वेटेज भी है एग्जाम में। उसके बाद 3 पार्ट्स में मैं बाकी के सिलेबस को डिवाइड कर रही हूँ। पहला पार्ट है फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस पार्ट की वेटेज है अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मार्क्स, 20 से 25 नंबर। फाइनल अकाउंट्स जो कि आपने 11th में काफी सारे क्वेश्चंस किए होंगे, एडजस्टमेंट्स होती थी, आपको पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना होता था। एनपीओ आप लोगों में से किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ, थोड़ा थोड़ा फाइनल अकाउंट्स के जैसा ही है। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ये भी उससे थोड़ा सा सिमिलर है। ये हमारा मेन टॉपिक होगा जो आप लोग मेरे पास अप्रैल में पढ़ोगे, मतलब जस्ट आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स हम सबसे पहले ये वाला टॉपिक करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स में आप लोगों को फाउंडेशन में एक चैप्टर आएगा फंडामेंटल्स, जिसमें बेसिक कैलकुलेशन होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। फिर एक चैप्टर आएगा गुडविल। उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, सेम एज 12th। सिर्फ एक टॉपिक है जो कि नया ऐड हुआ है, बाकी सारे टॉपिक्स पुराने ही हैं। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने 12th में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन किए हुए हैं, सीए में तो कम है। डिफिकल्टी लेवल कई क्वेश्चंस में आपको कंपैरेटिवली कम भी लगेगा। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, 2 नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड और एक पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़े से कम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी होंगे, जैसे अभी आप सिर्फ एडमिशन और रिटायरमेंट पढ़ रहे हो, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे साइमल्टेनियसली एडमिशन भी हो रही है पार्टनर की और रिटायरमेंट भी हो रही है, दोनों चीजें इकट्ठी हो रही है। तो बट अगर आपका 12th में आप पूरे अच्छे से फोकस कर रहे हो इसके ऊपर, आपको हार्डली 1 वीक लगेगा और आप सीए फाउंडेशन लेवल की पार्टनरशिप के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे। देन अगला मेजर टॉपिक आएगा कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में एक तो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें फॉरफीचर, री इशू या तो आप लोगों ने कर लिया होगा या आप अभी करोगे। उसके बाद एक चैप्टर आएगा इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये भी आप लोग ऑलरेडी 12th में कवर करोगे। 3 नए चैप्टर आएंगे, बोनस इशू, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स की रिडम्पशन। इन दोनों की रिडम्पशन सिखाई जाएगी। ये हमारा सेकंड मेन टॉपिक होगा जो कि हम लोगों ने अप्रैल या मई में कवर करना होगा। तो जैसे ही आप लोग 12th कंप्लीट करके आओगे, मैं सबसे पहले आप लोगों को बोलूंगी कि आप ये फर्स्ट कैटेगरी वाला टॉपिक करो, फाइनल अकाउंट्स, एनपी और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। फिर मैं आपको बोलूंगी आप ये 3 चैप्टर्स जिनकी वेटेज बहुत अच्छी है, सेकेंड टॉपिक ये करो। थर्ड मैं आपको बोलूंगी आप कंपनी अकाउंट्स करो एंड लास्ट में पार्टनरशिप। ये तो बिल्कुल बेसिक है, सिर्फ 1 या 2 दिन का ही सिलेबस होगा। तो आप लोग देखो, आपको अभी कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स की। अगर आप अपना 12th का अकाउंट्स अच्छे से पढ़ रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स की तैयारी आपने पहले से ही करनी है। आप अपने पार्टनरशिप अकाउंटिंग को और कंपनी अकाउंट्स को अच्छे से पढ़ो, ताकि सीए फाउंडेशन की भी 30 मार्क्स की तैयारी मेरी साथ ही हो जाए। बाकी जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, अभी आपको उसके लिए कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद आपको 1 दिन का रेस्ट मिलेगा एंड नेक्स्ट डे से हम इस सीक्वेंस में बाकी सारे सिलेबस को पूरा कर लेंगे। सेकंड पेपर है लॉ, जो कि एक नया पेपर है, जो कि आपने लाइफ में पहले कभी भी नहीं पढ़ा। आप एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो। तो यहाँ पे आपको 7 चैप्टर्स हैं सिलेबस में।
बेसिकली 7 एक्ट हैं, चैप्टर्स तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 7 एक्ट हैं आपके सिलेबस में। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अभी से डेली 1 आवर लॉ को देना शुरू करो, या फिर डेली 1 क्लास देखना शुरू करो। आप सबको हमारी ऐप का एक्सेस मैं दे दूंगी, एंड आप लोग अपना एक टाइम फिक्स करो। कोई भी काम, कोई भी टारगेट हो ना लाइफ में, उसके लिए एक टाइम डिवोट कर दो कि मुझे सुबह 8 to 9 ये चीज करनी है, या मुझे रात को सोने से पहले 9 to 10 ये चीज करनी है। आप एक टाइम असाइन करो कि ये चीज, ये टॉप टारगेट लाइफ का जो मैंने लिया है, कि मैं वर्ल्ड की यंगेस्ट सीए बनना चाहती हूँ, या फिर मैं बहुत पहले ही अटेम्प्ट में सीए क्लियर करना चाहती हूँ, 12th के साथ करना चाहती हूँ, और बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है। तो अगर आप भी ऐसा एक ड्रीम देखते हो, तो उस केस में आप सिंपली डिसाइड करो कि मुझे ये 1 घंटा लॉ को डिवोट करना है, और डेली आप लोगों को एक क्लास देखनी शुरू करनी है। फर्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स ही आप सीक्वेंस में चलो। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली आप शायद प्री बोर्ड के आसपास क्लास नहीं देख पाओगे, या फिर प्री बोर्ड के बाद जब आपके मेन एग्जाम्स आएंगे तब आप नहीं देख पाओगे। बट 50-60% सिलेबस अगर आप डेली एक क्लास देख रहे हो, आप कवर कर चुके होगे। तो जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म हुए, हम बाकी का सिलेबस कवर करेंगे, एंड जो पहले पढ़ा था उसकी फास्ट ट्रैक में रिवीजन करेंगे। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल लॉ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको आज ये बतानी थी कि एक्चुअली 12th के साथ साथ प्रिपेयर कैसे करोगे, असाइन 1 आवर कि कौन सा 1 घंटा आप सीए को दोगे, और उस 1 आवर में आप लॉ पढ़ना शुरू करोगे। नेक्स्ट पेपर आता है मैथ। अब मैथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हो वो है कि स्टैट्स में अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अच्छे से फोकस करो। स्टैट्स आपको 12th के लिए भी पढ़ना है, 12th में भी आपको हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आने में, एंड सीए में भी हेल्प करेगा। तो स्टैट्स के ऊपर तो डेफिनेटली मेहनत करनी ही करनी है। अदरवाइज हमारी क्लास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास अभी मैथ ना हो, जिसने 12th में मैथ ना रखा हो, चाहे एडिशनल हो? मैम काइंडली रेट मोहित। मैम रिद्धि। एडिशनल है, या दोनों के पास एडिशनल भी नहीं है? मैम मैम एडिशनल भी है। एडिशनल था फिर अब हटा दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ स्टैट्स पढ़ो, एंड 12th के बाद मैथ करेंगे। अगर 11th क्लास तक भी था, आई एम सेटिस्फाइड। आप लोग इजीली बाकी सारे टॉपिक्स कर पाओगे, कोई स्ट्रेस नहीं लेना उसका। मैथ भी आप लोग आफ्टर 12th कर सकते हो, बस स्टैट के ऊपर अच्छे से फोकस करो। इकोनॉमिक्स आपने पहले ही देख लिया कि सारा सिलेबस क्या है, माइक्रो, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी। तो हमें इसका भी जीरो स्ट्रेस लें। ये भी हम तीनों टॉपिक्स बाद में कवर कर सकते हैं, अभी आप अपनी 12th के ऊपर फोकस करो। वो आपको इनडायरेक्टली आप सीए का की तैयारी भी कर रहे हो। बाद में हमें सिर्फ क्वेश्चंस को, एमसीक्यू के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। आप पढ़ाई तो सेम ही कर रहे हो, सिर्फ अलग पर्सपेक्टिव से, नए तरीके से हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो दिस वुड बी द conclusion of today's session. I hope the session was useful. Did you all like it? यस मैम। यस मैम। Great. किसी की भी कोई और क्वेरी, कोई भी डाउट? सक्षम, सोनू ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, निखिल, क्रिश, आयशा। ओके, आयशा, डू यू वांट टू, आप कौन सा शेड्यूल पूछना चाहते हो मेरे से? मैम क्लासेस का कैसे शेड्यूल रहेगा, लाइक टाइमिंग्स एंड ऑल्टरनेटिव रहेगा कि रेगुलर होएगा, दैट सेंस। रेगुलर होगा, बट आफ्टर 12th ही होगा। अभी मैं आपको सिर्फ रिकॉर्डेड बैच का एक्सेस दे रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप अपनी, ऑब्वियसली आपका 12th की वजह से बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो अगर मैं लॉ की आपको लाइव क्लास दूंगी, तो वो आपके 12th के शेड्यूल को डिस्टर्ब करेगा, विच आई डोंट वांट कि आपके बोर्ड एग्जाम से सफर करें। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं ऐप का एक्सेस दूं, आप ऐप में डेली एक क्लास दो, एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है? एंड आई विल डू वन मोर थिंग। मैं एक सेपरेट ग्रुप भी बना लेती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप। उस ग्रुप में मैं आपको टारगेट्स भी दूंगी, प्लस हम लॉ के टेस्ट भी कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको टारगेट दूंगी कि आपको 1 वीक में इतना टॉपिक कंप्लीट करना है, उसके बाद आप सब मुझे उसका टेस्ट दोगे। देन आपको सेकंड वीक के लिए टारगेट दूंगी, उसके बाद आप मुझे टेस्ट दोगे। तो मैं आपको एवरी वीक, एवरी संडे के लिए एक टारगेट असाइन करूंगी। वुड दैट बी ओके?
और मैम Yes, मैं ma'am. तो काफी टाइम से फीलिंग वेल नहीं था, तो उसकी वजह से मेरा सिलेबस पहले ही 12th का पीछे चल रहा है, तो मैं अभी स्टार्ट नहीं कर सकता। आप कब स्टार्ट कर पाओगे मैम आफ्टर मोहित? 12th। नवंबर? आफ्टर अच्छा, आप 12th। सीधा अप्रैल में ही करोगे? यस मैम। नवंबर से क्यों नहीं? मैम क्योंकि अभी मेरा 12th का भी जो सिलेबस है वो मिस हो गया। मैं कुछ 3 and 3.5 मंथ्स हो गए स्कूल गए और इंस्टीट्यूट आए। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सब कर पाएंगे? Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम। तो हम डेट देना वापिस। क्या चीज कृष्ण मुझे समझ नहीं आई। चलो ठीक है, आई मेक अ ग्रुप एंड किसी के भी कोई और कंसर्न जो आप मुझे उसमें बता सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। मैम ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बाद हमारी 12th के बाद लॉ की क्लासेस लगेंगी कि नहीं? नहीं, लाइव क्लास नहीं होगी। अच्छा, 12th के बाद लगेंगी? लगेंगी। अच्छा, सेम टॉपिक्स फिर जैसे हमने उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लिए, फिर यस सेम टॉपिक्स की अगेन क्लास हुई? यस यस, पर हम थोड़ा सा तब फास्ट ट्रैक करेंगे, मतलब तब आपकी सेकंड रिवीजन होगी। मैम एक्सक्यूज मैम। हाँ जी, क्लासेस तो आपकी सारी लगेंगी। 12th के बाद आपकी अकाउंट्स की क्लासेस भी लगेंगी, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथ, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगेंगी। बट लॉ में उस टाइम पे 100% उतनी डिटेल में नहीं करवा पाऊंगी, तो लॉ हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करेंगे। आप लोगों ने मुझे बेस ऑलरेडी बिल्ड करके दिया होगा, एंड बाकी सारे सब्जेक्ट्स प्रॉपर तरीके से करेंगे। ओके, डन। हम डेट बताना कब से स्टार्ट है। बच्चे हम आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम।